बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी फानजेर और अपने ऑफिशियल यूट्यूब और उमर अकमल के यूट्यूब पे आपको वेलकम कहता हूं। नाजरीन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन और मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान का कहना चाहिए उमर अकमल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सुनने जी, वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया उमर भाई। उमर भाई, आज हम कोशिश करेंगे कि तमाम एस्पेक्ट के ऊपर बात की जाए। ओबियसली 29 साल के बाद, 29 ईयर के ह्यूज गैप के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई और पूरी नेशन बड़ी एक्साइटेड थी। और कहीं ना कहीं हमें लगता है जब हम स्टेडियम की अपग्रेडेशन की बात करते हैं, चीजों को अच्छा बनाने की बात करते हैं, एक पूरी जनरेशन ने अपने हीरोज को, अपने लेजेंड्स को ग्राउंड में खेलता हुआ नहीं देखा। आप जिस एरा में आए, पाकिस्तान से क्रिकेट बाहर चली गई, वो एक स्पैन था जब आपने भी नहीं अपने होम ग्राउंड के, अपने फैंस के अंदर, अपने लोगों में क्रिकेट नहीं खेली। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जहां ये सब अच्छी चीजें थी, ये सारी चीजें साइड पे हो जाती है जब पाकिस्तान हारता है। और खास तौर पे अगर हम बात करें कि टेस्ट में बुरी परफॉर्मेंस, T20 में बुरी परफॉर्मेंस, बट ओडीआई के अंदर हमारा जो टेम्पलेट था ना वो सेट था और बड़ा अच्छा करते आ रहे थे। 3 कंसेक्टिव सीरीज जीते थे। ये आखिर हुआ क्या? पूरे मैच पे तो लहदा बात करेंगे, पहले मैं जनरली आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो टीम थी, जो बड़ा अच्छा करती आ रही थी, हमने साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया, जिम्बाब्वे से जीते, उससे पहले 22 साल के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ये सडन पूरा क्लैप्स की वजह क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि 29 साल के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट आई है। इसमें मैं थैंक यू करता हूँ आईसीसी को कि वो उन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट दी है वापस। और उसके बाद मैं अपनी तमाम एजेंसीज़ को, अपनी सिक्योरिटीज़ को मुबारक देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने आईसीसी के इवेंट को लिया है और जिस तरह हर टीम को वो सिक्योरिटी दे रहे हैं और कंफर्ट लेवल दे रहे हैं। और चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने ग्राउंड्स बनाई इतनी जल्दी, स्टेडियम्स उन्होंने बनाए और टीमों को कंफर्ट दिया और टीमें यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही हैं। और दूसरा, मैं अपने तमाम लोगों से, पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान का मैच हो तो आप लोगों ने ग्राउंड में जाना है। जिस मर्ज़ी टीम का मैच हो, आप लोगों ने ग्राउंड में जाना है। दोनों टीमों को बूस्ट अप आपने करना है कि जो भी टीम ग्राउंड, जिस मर्ज़ी ग्राउंड में खेले, वो पाकिस्तान से प्यार लेके जाए और वो अपनी-अपनी कंट्री में जाके ये बोलें लोगों को कि भई पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने का मज़ा आता है। जैसे हमारे हमसाया मुल्क में भी जो भी क्रिकेट हो रही होती है या कोई भी सीरीज़ चल रही होती है, आईसीसी इवेंट चल रहा होता है, तो क्राउड उसी तरह आता है जैसे वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आता है। बिल्कुल। तो उमर भाई, ये जो मेरा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि जो सारा कुछ बड़ा पॉजिटिव हुआ, चले भारत भी आ जाता क्या ही अच्छा होता, इस पे फिर हम कभी ज्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान मैच हारा हुआ है तो हमारा सेंटर ऑफ डिस्कशन पाकिस्तान ही रहेगा। तो ये जो एक अच्छा खेलते खेलते आपको लगा कि शायद ओडीआई हमारे बैटर को भी सूट करता है, बॉलर्स को भी सूट करता है, ये क्या रीजन बनी? ये एक साइम अयूब के जाने के बाद, ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं होता कि अगर एक आधा प्लेयर जाता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। उनका लोकी फर्गुसन नहीं आया, टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंडिया का बुमराह नहीं है, मुझे लगता है वो फिर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये एक प्लेयर के जाने से हमारा पूरा कोर कैसे खराब हो गया, और हमारी जो विक्ट्रीज का जो एक स्टैंडर्ड बन रहा था ओडीआई में, अपने होम ग्राउंड के अंदर 3 कंसेक्टिव न्यूजीलैंड से हारना, ये किसी से भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, किसी भी पाकिस्तानी से। क्या कहेंगे आप? देखें, पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की टीम है, अकेले साइम अयूब की टीम नहीं है। इससे पहले हम्म। और भी प्लेयर अनफिट हुए थे, वो वापस कमबैक उनका नहीं हुआ। ज़िंदा मिसाल मेरे भाई की है, अदनान अकमल की, कि ड्यूरिंग टेस्ट मैच वो अनफिट हुआ। वो उनको रेस्ट दिया गया, उनको कहा गया कि हम आपको वापस लेके आएँगे, उसका करियर ही खत्म कर दिया गया। जी। लेकिन ये इस पे पूरा आप कह सकते हैं कि पूरी जो बात मैं करना चाहूँगा वो मैं ये करना चाहूँगा कि आपके पास बैकअप ही आप तैयार नहीं करते। अब यस। जैसे आपने नाम लिया, ज़िम्बाब्वे के खिलाफ आप लोग खेलने गए, आप इधर गए, उधर गए, आप लोगों ने अपना बेंच स्ट्रेंथ वहाँ पे आपको आज़माना चाहिए था, बजाए कि वहाँ पे आप अपने मेन प्लेयरों के साथ जाते। या रिज़वान, मेरा ख़्याल है कि रिज़वान वनडे का हमारा कैप्टन है, टी20 का कैप्टन है, बाबर का शान है। तो इस तरह की छोटी सीरीज़ में अगर ये लोग रेस्ट कर लेते, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। इधर इधर से हमारे यंग प्लेयर सामने आने थे। अब जैसे साइम अयूब हमारे पास नहीं है,
तो हमारे पास अगर ओपनर होता छोटी सीरीजों के खिलाफ, आप उसको खिलाते, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता, वो प्रेशर में कैसे खेल सकता था, क्राउड के हम्म, सामने कैसे खेल सकता था, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी थी। ये सारा डिपेंड करता है आपके चीफ सेलेक्टरों पे, आपके हम्म, सीनियर प्लेयरों पे। बल्कि सीनियर प्लेयर को मैं तो यहाँ पे ब्लेम नहीं करूंगा, ना मैं किसी प्लेयर को ब्लेम कर रहा हूँ यहाँ पे। ये डिपेंड करता है आपकी चीफ सेलेक्टर जो है आपके, और जो आपके हेड कोच हैं, उनको चाहिए कि प्लेयरों को कैसे साथ लेके चलना है। जो सीनियर प्लेयर होता है, उसको भी आइडिया होता है कि भाई मैंने इस सीरीज में अगर मैं रेस्ट भी कर लूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये पाकिस्तान है, आपको पता है यहाँ पे कोई रेस्ट मांग लेगा जी, तो वो फिर अल्लाह हाफिज हो जाएगा उसका। दूसरे मुल्कों में ये नहीं है कि जी अगर वो रेस्ट मांगे तो उसका कमबैक होना ही नहीं है फिर, क्योंकि ये यहाँ बिल्कुल। पे कुछ लोग ऐसे भी डरते हैं कि जी अगर हमने रेस्ट मांग लिया तो ये नए लड़के ने परफॉर्म कर दिया, उसी को कैरी ऑन ना कर लें ये तो मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। तो एक ये भी थोड़ा सा डर पाकिस्तान प्लेयरों में है, इसलिए वो कोई अपनी जगह छोड़ता नहीं है। लेकिन अच्छा। ये थोड़ा सा हमें ग्रूम करना पड़ेगा कि भाई हम्म, सीनियर प्लेयरों को अगर रेस्ट दें, जो यंग प्लेयर हैं उनको भी साथ लेके चलें, तो आपको प्रॉब्लम इस तरह की कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। अच्छा उमर भाई, इसमें दो सेगमेंट में मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये कि जो बाबर कह रहा था, ये सबसे ज्यादा मैंने भी अपने शोज में बहुत बात की गई कि आपने, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, किसी प्लेयर को डेवलप नहीं किया गया, किसी बच्चे को चांस ही नहीं दिया गया। वही 12-13 लड़कों का ग्रुप था, वही खेलते थे। इवन आप बांग्लादेश से खेल रहे हैं, अफगानिस्तान से खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं, वही लड़के खेलते थे। और एक एक सीरीज के अंदर अफगानिस्तान में कोशिश की गई, सीनियर को रेस्ट दिया गया, तो वो हैशटैग शुरू हो गया लड़कों की तरफ से, सोचना भी मना है, ये सारी बातें हमारे सामने हैं। अब रिजवान आता है, रिजवान आता है, लड़कों को चांस मिलना शुरू होना है। आई एम श्योर कि रिजवान का रोल कम था। जो आकिब जावेद का, अगर हम बहुत फ्रैंकली बात करें, ब्लंटली बात करें, तो उनका रोल ज्यादा था। आप हम देख रहे हैं कि हमें नजर आया, सुफियान मुकीम भी नजर आया हमें, इसी तरह फैसल अकरम भी नजर आया, इरफान खान नियाजी को नजर आया। अब ये लड़के आपकी टीम का फ्यूचर थे, आपका टीम के साथ थे, इन्होंने आपकी विक्ट्रीज में रोल प्ले किया। जब सडन आपने इनको हटा दिया, और कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है खुशदिल से, उस्मान खान से, फहीम अशरफ से, जिसने पाकिस्तान को सर्व किया, वो अच्छा एक इंटरनेशनल प्लेयर आता है, उसका डेफिनेटली क्रेडिट पे चीजें होती है। लेकिन जब आप प्रोसेस फॉलो नहीं करते, जिन लड़कों ने आपके साथ काम किया होता है, लेके चल रहे होते हैं, आप सडन उनको बाहर करते हैं। और जो पैराशूट के थ्रू लड़के आते हैं, जैसे आमिर और इमाद भी आ गए थे, हमें लगता था कि उनकी टीम में जगह बनती है, बट जिस तरह लाया गया वो मेथड ठीक नहीं था। और इन लड़कों को भी बीपीएल की बेस के ऊपर लेके आया गया। तो फिर वो जो बच्चे डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, वो क्या मैसेज ले रहे हैं? आपके ख्याल में ये कितना डैमेजिंग है पाकिस्तानी क्रिकेट को, ये जो रवैया रखा जाता है कि किसी को भी सडन लेके आप बड़े इवेंट से पहले ले आते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे पहले बोला कि मैं कभी भी प्लेयरों के खिलाफ कभी भी नहीं बोलूंगा, और ना कभी मैं चाहूंगा उनके खिलाफ बोलना। हम अगर बात करें कि भाई हमारे जो चीफ सेलेक्टर्स हैं, हम उनसे ये क्वेश्चन करें कि भाई ये पाकिस्तान की टीम है, अगर आपने इन प्लेयरों को लेके आए हैं तो किस बेस पे लेके आए हैं, ठीक है? और अगर आप लोग इन्हें ड्रॉप कर रहे हैं तो किस बेस पे ड्रॉप कर रहे हैं? आपने पाकिस्तान का एक तमाशा बना दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक तमाशा बना दिया है। ग्रीन कैप आपने, अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, वो आपने जी इतना उसको दे दिया हुआ है सब लड़कों को कि वो ग्रीन कैप की वैल्यू ही नहीं है। जैसे कि आप ये कह लें कि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अब वैल्यू ही नहीं है। वो जो भी प्लेयर होता है, आप यकीन मानेंगे ये हाल होता है, वो कहता है यार मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलूं ही ना। मेरा मेरा इमेज ये है, मेरा मिशन ये है कि यार मैं पीएसएल खेलूं, वहां पे जाऊं, वहां पे 2 छक्के मारूं, 4 आउट करूं, 3 आउट करूं, बस मुझे ग्रीन कैप मिल जाएगी। जी। जब तक आप अपनी क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे जिसकी बेस पे आपके प्लेयर बनेंगे, और उस क्रिकेट को आप और बूस्टअप नहीं करेंगे, तो ये सबसे गलत चीज होगी फर्स्ट क्लास प्लेयरों के लिए। और वो जो एफर्ट करते हैं कि भाई हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म करना है तो हमें ग्रीन कैप मिलेगी या टेस्ट कैप मिलेगी, तो वो एक चाम और वो जो खुशी है, वो जो मेहनत है ना, वो खत्म हो जाती है। कि लीगों में जो लड़का परफॉर्म कर रहा होता है, देखिए कुछ भी है, दुनिया की हर लीग मैंने भी खेली भी है, और भी प्लेयर खेल रहे होंगे, और जिस टाइम पे मैं खेलता था उस वक्त तो इतनी आसान क्रिकेट होती भी नहीं थी। आपको भी पता है, जो मेरे फैंस या लोग सुनेंगे उनको भी पता है कि जिस टाइम पे मैं खेलता था उस वक्त तो क्रिकेट इतनी मुश्किल होती थी।
और एवरेज स्पीड बॉलर्स की जो होती थी वो 140 प्लस होती थी। आज जी ऐसा ही है। किसी टीम के पास 140 प्लस वाला बॉलर ही नहीं है एवरेज स्पीड, वो एक दो हम्म, बॉल करने वाले हैं। ये तो हमारी टीम की खुशकिस्मती है कि होम सीरीज खेल रहे हैं, इतनी आसान कंडीशनों में खेल रहे हैं। इस तरह की कंडीशन में अगर हम जैसे लोगों को क्रिकेट मिलती तो मेरा ख्याल है हमारे भी बड़े स्कोर होने थे। और आप ये कह लें कि मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह जिनको 2-2 3-3 साल के बाद बांग्लादेश की परफॉर्मेंस से ले आना, या कोई 4 डे नहीं खेल रहा, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहा, उसको लेके आना, तो ये बड़ी नेगेटिव चीज जाती है फर्स्ट क्लास प्लेयरों के दिमाग में। वो उनके दिमाग में यही होता है भाई पीएसएल खेलो, वहां पे 3-4 छिक्के मारो, हम्म। 3-4 आउट करो, उठा करके पाकिस्तान टीम में आ जाओ। अच्छा, मैं उमर भाई तीन चीजें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा स्टेप वाइज, जो मेरा ख्याल है सारे जानना चाह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान। नंबर वन ये कि पाकिस्तान, मैं 2 साल के स्टैट्स देख रहा था, 2 ढाई साल के, हम सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलने वाले ओडीआई के अंदर टीम बन चुके हैं। T20 में भी हमारा यही हाल है कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं आती। लास्ट जो फाइनल भी हम हारे हैं ट्राई नेशन का, 160 डॉट बॉलें खेली। जब 300 बॉलों में से आप आधा मैच डॉट खेल के जाया कर देंगे, तो फिर आपने क्या 250 करना है, क्या 200 करना है, फिर इसी तरह ही आपका टोटल इतना ही रहेगा हर मैच में, जो कि हमेशा रहता है हमारा। और टीमें 325 350 इसीलिए करती हैं कि डिस्पाइट ऑफ हिट के पावर हिटिंग के अलावा वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक रखती हैं। ये जो प्रॉब्लम पाकिस्तान का है कि हम चोक कर जाते हैं, या तो बाउंड्री लगाते हैं तो या ठक्का लगाते हैं, वो सिंगल डबल नहीं जो करते, ये कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम में जो इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है, इंसान उससे पूछे कि भाई आप प्लेयरों से ज्यादा आपका बड़ा कोचिंग स्टाफ है। ठीक है, हर प्लेयर को कंफर्टेबल दिया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम बनता है कि भाई इतने मेंटोरों को पैसे दे रहे हो आप लोग, इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो मेंटोर्स हैं और ये सारी चीजें हैं, आप उनको पैसे दे रहे हो, आप उनसे सवाल करें कि भाई अगर ये डोमेस्टिक क्रिकेट में ये प्लेयर खेल रहे हैं, या ये पूरी पाकिस्तान टीम खेली है, इन्होंने क्या वहां पे सीखा है आप लोगों से, या आप लोगों ने क्या इसको गाइड किया है। आप ये हम्म, देखें कि जब हमारे टाइम पे इस तरह की क्रिकेट होती थी ना, आप यकीन माने कि हमारे सीनियर प्लेयर जो होते थे ना, वो हमें बताते थे। हमारे टाइम पे तो इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ होता ही नहीं था। हमारे सीनियर प्लेयर हमें बताते थे, या आप जैसे आप कह लें कि मेरे जो ऊपर खेलने वाले बैट्समैन थे, जो हमारे सीनियर प्लेयर थे, अगर मेरे बॉल डॉट होते थे ना, तो आप यकीन माने वो मुझे बताते थे कि उमर तुम मिडिल ऑर्डर हो, तुम्हें मैच लेके चलना है, तुम्हारी बारी आएगी, बॉलरों के साथ आएगी, तुमने बॉलरों के साथ कैसे अपनी पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, जब तुम्हारी बारी जी, आनी है तुम्हारे साथ एक बैट्समैन खेल रहा होगा, प्रॉपर एक बैट्समैन खेल रहा होगा, अगर वो आउट हो जाए तो तुम्हारे साथ ऑलराउंडर खेल रहा होगा। जैसे मेरे साथ अक्सर शाहिद भाई की पार्टनरशिप लगती थी जब जी, मेरे साथ बॉलर खेल रहे होते थे, तो मैं उन्होंने मुझे गाइड करना होता था कि भाई आपने इनिंग्स को कैसे बुलेट लेके चलना है, इनिंग्स को आगे लेके चलना है। तो मुझे वो बताते थे, वो अपने पास बिठाते थे, खाने पे लेके जाते थे, और इस तरह की डिस्कशन होती थी हमारी। लेकिन आजकल की क्रिकेट में सिंगल करना, मेरा ख्याल है कि ये कोचिंग स्टाफ से पूछना चाहिए कि भाई इधर आओ कि हम्म, तुम पिछले 2 साल से हम लोग इंप्रूव क्यों नहीं कर रहे, आप डॉट बॉल क्यों खेल रहे हो, दुनिया की क्रिकेट कहाँ पे जा रही है, हमारी क्रिकेट कहाँ पे जा रही है। हमारी क्रिकेट में आपको शायद मेरी कुछ बातों का कुछ लोगों को बुरा लगे कि यार ये हमेशा इस तरह इस पे बात आती है तो ये इस तरह की बात करता है। आई एम रियली सॉरी टू से, हमारी हमारी जो बात होती है वो, जी, लड़कों में फिटनेस नहीं है, लड़कों में जी हम्म, लड़के फिट नहीं है, लड़के ये। आप मुझे एक बात बता दें, कोई एक ऐसी सीरीज मुझे बता दें कि आपका प्लेयर अनफिट ना हुआ हो हम्म, जब से ये फिटनेस टेस्ट आया ऐसे है। ही, उससे वैसे ही पहले है। उससे पहले आपका कोई प्लेयर अनफिट होता था, मुझे आप बताएं। मैंने भी अल्लाह का ऐसे ही शुक्र है। है, मैंने भी 10-12 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। 10-12 सालों में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं कभी इंजरी से बाहर नहीं हुआ। हम्म, जो सिंगल होता था सिंगल लेता था, जो दुक्का होता था दुक्का लेता था, फील्डिंग में अल्लाह का शुक्र अच्छी करता था, बैटिंग अच्छी करता था, कैचेस अच्छे पकड़ता था। आप लोगों के सामने है, आजकल की क्रिकेट में हमारा कोई ना कोई प्लेयर अनफिट हुआ होता है, किसी का हैमस्ट्रिंग खिंचा हम्म, होता है, किसी का कुछ खिंचा होता है, किसी का कुछ बैक खिंची होती है। आप थोड़ा सा इन चीजों से हट के क्रिकेट की तरफ ध्यान दें, उनको क्रिकेट खेलने दें। अब मुझे एक बात, मैं आपसे सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अभी तक क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरी लाइफ के 7 साल जाया कर दिए गए हैं।
कौन पूछने वाला है? और वैसे ही है। मैं अभी भी खेलना चाह रहा हूँ पाकिस्तान से। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैंने 10 साल क्रिकेट खेलनी है, मैंने 12 साल खेलनी है। भाई मेरी 3 से 4 साल या 5 साल की क्रिकेट पड़ी हुई है। मैं लीगों में नहीं खेलना चाह रहा यार, मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाह रहा हूँ। मैं दूसरी लीगों वाले हमें बुला के कप्तान एज ए कप्तान खिलाते हैं, हमारी लीगें हमें नहीं पिक करती। ये कहाँ का असूल है? क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, फ्रेंचाइजों को बोलना चाहिए कि भाई हमें ये प्लेयर चाहिए, ये उमर चाहिए, अहमद चाहिए, एक्स वाई जेड जो भी है, जिसका कमबैक करवाना आपने, फ्रेंचाइजों को बोलना चाहिए। नहीं तो उमर भाई, ये आपको क्या लगता है कौन से ऐसे लोग हैं, अगर आप नाम लेना मुनासिब समझे? क्योंकि दूसरी तरफ देखते हैं तो शोएब मलिक 43 इयर्स का खेल रहे हैं। वो 18 साल का, 19 साल का जो शाज़ैब है जिसने 2 सेंचुरियां की थी अंडर 19 की तरफ से, वो बच्चा नहीं है। कासिम अकरम को नहीं रखा गया, रोहेल नजीर हम नहीं देख रहे। आप हैं, अहमद शहजाद है, अब ये जो लड़के अब आप परफॉर्म मुझे कर रहे ये हैं वो नहीं है। बताएं, अब आप मुझे ये बताएं, आपने नाम लिया कासिम अकरम का, रोहेल का, तो इसका मतलब कि आपने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की उनको ग्रीन कैप देके? हम्म। अब ये क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपने उनको फिर ग्रीन कैप क्यों दी? कि अगर उनको आपने पीएसएल नहीं खिलाना था, आप टी20 उन्हें खिला रहे हैं, वनडे आप उन्हें खिला रहे हैं, तो पाकिस्तान सुपर लीग आप खिला ही नहीं रहे उन्हें। चले मुझे और हाँ, अहमद को तो एक साइड पे कर देना, नहीं मुझे और अहमद पाकिस्तान को एक सर्व साइड पे करने के कर दें। बाद नहीं खेल पा रहे। हाँ, पाकिस्तान की कैप मिल गई और अपनी लीग नहीं खेल रहे वो। और करंट आप खेल के आए हैं, और हम्म। उसी मंथ में ऑक्शन हो रही है, तो आपको कोई पिक नहीं कर रहा। हम्म। ये कहाँ का असूल है? मुझे आप खुद बताएं। मुझे मैं और वही तो सैयद कह को रहा हूँ कि एक ये, साइड पे कर दें, अहमद को एक साइड पे कर दें, कि ये कहाँ का असूल है? या तो अभी भाई मेरी कुछ जैसे दिन मैंने पहले शोएब मकसूद का मैं इसी तरह शो कर रहा था। शोएब मकसूद ने कहा कि मैं पीएसएल खेलना चाह रहा था, तो डोमेस्टिक भी नहीं खेलने दिया कि आप ना 35 साल से ज्यादा एज होगी है। और उसकी फिर सर्टन खुद ही क्लॉज निकाल ली इन्होंने कि जो मेंटोर है, कोच है, वो यहाँ को पाकिस्तान खेला हुआ। जैसे 38 ईयर का नुमान खेल गया, जब नुमान बिल्कुल 38 साल का खेल सकता है, 43 का शोएब मलिक खेल सकता है, तो उमर अहमद, शोएब मकसूद का, ये लड़कों का क्या कसूर है? मुझे सिर्फ मैं एक चीज पूछता हूं कि भाई मैं 34 का हूं, आप मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पीसीबी के अंपायर होते हैं, मैच रेफरी पीसीबी के होते हैं। मैंने तो चलो इस साल नहीं खेली, मैंने गुस्से में नहीं खेली कि यार मैं पिछले कुछ सालों से परफॉर्म कर रहा हूँ, कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये ना मुझे पाकिस्तान नहीं खिला रहे हैं ना कुछ खिला रहे हैं। तो भाई अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट बाहर हुए हैं तो मैं क्यों ना करूं? मुझे आप खुद बताएं। नहीं तो अब उमर भाई, आप डोमेस्टिक खेल लेते ना, डोमेस्टिक तो खेलते, उसमें परफॉर्म करते, तो फिर मैं आपको हम यही चीज मीडिया पे बताना या चाह हम रहा हूँ, बात करते हैं कि देखें उमर मैं अकमल ने आपको परफॉर्म यही किया, चीज कैसे आप बताना पिक नहीं चाह कर रहा हूँ रहे? ना, मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूँ ना, कि देखें पीसीबी के अंपायर्स होते हैं इनफील्ड आउटफील्ड, मैच रेफरी पीसीबी के होते हैं। हम्म। आप उनसे पूछ लें, जब से मेरा डेब्यू हुआ है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, क्या उमर अकमल बाहर बैठा ड्यूरिंग फील्डिंग कोई बहाना लगा के? नहीं। मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैं कप्तानी करता था, मैं मुझे तो अंदर रहना पड़ता था। मैं तो सिर्फ हम्म। वो मैक्सिमम मैक्सिमम 2 ओवर के लिए बाहर जाता था, वो भी नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ के मैं वापस आ जाता था। आप जिस ये मैं ऑन कैमरा ऑन इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि पीसीबी से मेरा रिकॉर्ड निकलवा लें, चाहे मैं 34 का हूँ। मैंने कभी बिल्कुल ठीक। ये नहीं कहा कि यार मैं थक गया हूँ, बैक टू बैक। आपको पता है पिछले इस साल नहीं पिछले साल कितना टफ शेड्यूल था फर्स्ट क्लास जी। क्रिकेट का, लेकिन मैं खेला हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद लीग भी खेला हूँ, लीग खेल के मैं फिर 4 डे खेलने के लिए आया हूँ। लेकिन बात सिंपल सी है कि आप एज की वजह से किसी को बाहर करना ये बहुत गलत चीज है। एज की वजह से उस वक्त तो मेरा ख्याल है कि अगर एज का सीन होता, जो कोई इस तरह का होता, तो मिसबा भाई कभी भी ना खेलते, हाँ, मिसबा भाई बिल्कुल कभी ऐसे भी ही। कप्तान ना बनते। हम्म। जिस तरह मिसबा भाई ने मेरे ख्याल वो जब यंग थे इतनी क्रिकेट उन्होंने उस वक्त नहीं खेली, जब वो 35 प्लस हुए, जब उनका कमबैक हुआ। ऐसे ही है। अच्छा, एक उमर भाई, अब मैच के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली बहुत डिस्कशन हो रही है। एक तो ये है कि आपने भी हमेशा, मैंने आपसे जब भी बात हुई या हम जितने भी मैं क्रिकेटर से बात करता हूँ, कहते हैं जी प्लेयर को खराब करना हो उसका बैटिंग नंबर चेंज कर दें। बाबर आजम की हम T20 पे बात कर सकते हैं, उसका स्ट्राइक रेट का मसला है, टेस्ट पे बात कर सकते हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं है। बट ओडीआई की बात करें, एक ऐसा फॉर्मेट था जिसमें बाबर आजम बहुत जबरदस्त करता आया शुरू से ही, जब से उसने स्टार्ट लिया है। और वो सारी परफॉर्मेंस जब उसको
अपॉर्चुनिटी भी दी मिक्की आर्थर ने या सरफराज ने, तो नंबर 3 पे दी, तब हफीज भाई करते थे, अजहर अली था, उसको बनाया गया बाबर आजम को। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि उसको बनाया गया। बाकी अगर अहमद शहजाद या आपको इस तरह कंसिस्टेंट एक नंबर पे चांस दिया जाता तो आप भी शायद इस तरह ही अच्छा करते। बट एनीवेज, अब बाबर आजम को चेंज किया गया है, उसको ओपन पे लाया गया, और हम देख रहे हैं कि आज उसने थोड़े रन तो किए, बट बहुत ही स्ट्रगलिंग इनिंग्स थी उसकी, कोई उसकी फॉर्म नहीं आ रही थी, पहले वो रन नहीं करता रहा, इवन इन पिचेस पे भी अब उससे रन नहीं हो रहे। क्या आपको लगता है कि ये छेड़खानी रीजन है, या बाबर का वैसे ही बल्ला नहीं चल रहा, कॉन्फिडेंस, और अगर आना चाहिए तो बाबर को 3 पे ही आना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये, अगर हम मैच पे डिस्कस करें ना, तो एज़ ए फैन, एज़ ए क्रिकेटर, मैं बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं हूँ इस मैच से। वो क्यों? कि अगर शुरू में ही हमें इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया, हम टॉस जीते, हमने पहले बॉलिंग की, हमने पहले पावर प्ले में उनके 2 आउट कर लिए, फिर हमने तीसरा आउट कर लिया उनका, तो हमें वो बड़ा बड़ा आउटस्टैंडिंग एज मिल गया हुआ था। अगर हम थोड़ी-सी एफर्ट और करते, जो कि आप कह लें कि मेरी नज़र में वो ये था कि ठीक है, हमारा हम 15 की टीम अनाउंस हो चुकी हुई, इसमें से ही हमने बेस्ट 11 खिलाने हैं, और रिजवान ने वो बेस्ट 11 खिलाए हैं। अगर हमने 3 आउट कर लिए थे, आप ये कह लें कि 80 से पहले-पहले अगर हमने 3 आउट कर लिए थे, 80 रन से पहले-पहले अगर हमने 3 जी। आउट कर लिए थे, हमें सिर्फ 1 विकेट और चाहिए थी, हम्म। ठीक है? अगर हम 1 विकेट और लेते, रिजवान थोड़ा-सा और प्रेशर क्रिएट करता, थोड़ी-सी फील्डिंग ऊपर बुलाता, जैसे उसके कप्तान ने फील्डिंग ऊपर बुलाई जैसे ही हमारा मिडल ऑर्डर आया, ठीक है? जी। मिड ऑन ऊपर ले आया, स्लिप रख ली, मिड ऑफ ऊपर ले आया, मिड विकेट ऊपर ले आया कि भई चांस ले ले, 1 मार लेगा, 2 मार लेगा, जिसकी नज़र में बाबर को नुकसान हुआ, आउट हुए। प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास स्पिनर नहीं थे, हमारे पास इब्रार था, अकेला इब्रार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवरों में 47 उसने दिया, 7 में आउट किए। खुशदिल शाह ने 7 ओवरों में 40 रन दिए। आगा सलमान ने 3 ओवरों में 15 रन दिए, जो कि आपको पता है कि भाई ब्रेक विकेट है। सबसे पहली जी। बात तो ये है कि जो आपका एनालिस्ट होता है, उसको वेदर रिपोर्ट भी पता होती है कि भाई कितनी हीट होती है, भाई आज कितनी हीट होगी, आज फोरकास्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, या कुछ भी है, गर्मी कितनी ड्यू होगी, आएगी कि नहीं आएगी, ये कब चीजें आएगी बड़ी, ड्यू? हम्म। बिल्कुल, ये चीजें बड़ी अकाउंट करती हैं। अगर आप हाईली पे करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक एक बंदे को इतना हाईली पे करता है, तो ये कप्तान को चीजें बतानी चाहिए। कोचिंग स्टाफ, इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है, उसको बतानी चाहिए कप्तान को कि भाई आज इतनी गर्मी होगी। अगर आज इतनी गर्मी है कराची में, तो अगर तुम लोग पहले बॉलिंग कर लो, या कोई भी वो डिसीजन लेते हैं, अगर ज्यादा गर्मी होती है, तो जो हमारा डॉक्टर होता है उसके पास इतनी चीजें होती हैं एनर्जी देने वाली, कि भाई अगर हमने 50 ओवर पहले फील्डिंग की है, तो हमें बैटिंग में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो ये बिल्कुल। चीजें बतानी चाहिए। उसके बाद आप ये देखें कि जब उनका जो विकेट कीपर था, हारिस रऊफ आया, उसने थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया, उसने बाउंसर्स जी। किए, फुल मारा उसके विकेट कीपर ने, आगा सलमान ने सीधा कैच छोड़ दिया। उस वक्त आई हम्म। गेस वो 48 या 52 पे होगा, वो जी। 100 प्लस नेट आउट कर गया, ठीक है? उसके बाद फिलिप्स आए, तैयब ताहिर बाउंड्री पे, उसका कैच छोड़ दिया। उस वक्त वो मेरा ख्याल आई गेस 32 या 36 पे या 40 पे होगा, वो 69 हम्म। 79 कर गया। उसके बाद ऐसे ही। फिर विकेट कीपर उसके बाद फिर विकेट कीपर का कैच छोड़ा, खुशदिल शाह ने छोड़ा बाउंड्री पे, जी। ठीक है? वो उस दूसरे कैच के बाद उसने फिर 20 रन किए, पहले कैच के बाद उसने 60 रन किए, फिर उसका हम्म। दूसरा कैच छोड़ा, फिर उसके 20 रन उसने और किए। बात करने का मकसद ये है कि भाई, आप एज ए प्रोफेशनल हो, आपको हाई पे किया जाता है, तो भाई अगर फील्डिंग कोच आपको करवा रहा है, चाहे वो एक फील्डिंग कोच है या 2 फील्डिंग कोच हैं, एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क में आप करते हो फील्डिंग, जो आपने करनी होती है वो 100% करनी होती है, जो टीम वर्क होता है वो करना ही होता है। उसके बाद अगर आपने बाउंड्रीज पे फील्डिंग करनी है, तो आप फील्डिंग कोच को लेके जाते हो साइड पे कि भाई मुझे 5 से 10 मिनट मेरे साथ आपने लगाने हैं, बाउंड्रीज पे कैसे कैच करने हैं,
या मैं अगर बाउंड्री से इतने कदम आगे खड़ा हूंगा, मैंने 2 रन भी सेव करने हैं, और अगर मेरे ऊपर से बॉल जाएगी तो मैंने छिक्का भी सेव करना है या मैंने कैच भी पकड़ना है। जो ये मैं जी बातें कर रहा हूँ, अगर ये बाउंड्री पे रहते, ये आराम से जस्ट हाइट पे कैच पकड़ सकते थे। जी। ये बात करने वाली, ये तो बच्चों को भी पता है कि भाई अगर लास्ट ओवर्स में अगर आपने बाउंड्री पे करनी है फील्डिंग, तो भाई आपने मैक्सिमम 3 से 4 कदम आगे रहना है और अपने हम्म। आप को आपने लो रखना है। जैसे ही जी ऐसे हो ही है। आपने स्प्रिंट लगा के बॉल पकड़ना है। बॉल हाइट पे आ रहा हो, फ्लैट आ रहा हो, तो आपने उसको एडजस्ट कैसे करना है। हम्म। ये ये काम है फील्डिंग कोच का, उसको बताना और ये चाहिए कि भाई हमने ये देखा है कि जो मसला है। आप जिस तरह बाउंड्री पे सारा कैरियर फील्डिंग करते रहे, बड़ा जबरदस्त रहा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन उधर ही खड़ा है कि बाबर का आपके ख्याल में नंबर चेंज होना चाहिए था, या बाबर को छेड़ के इन्होंने गलती की है? पर पहली बात तो ये है कि जबरदस्ती कोई भी किसी के साथ नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह का उसने परफॉर्म किया हुआ है पाकिस्तान के लिए नंबर 3 पे, उससे पूछे बगैर नंबर चेंज नहीं हो सकता था, ठीक है। अगर उन्होंने कहा था, तो अगर ये सेटिस्फाइड था नंबर 3 पे, ये कहता जी मुझे नंबर 3 पे ही उमर रहने भाई, दें। आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट कर रही है। मैं अब आ रही है आपको आवाज? जी जी, बोलिए प्लीज। मैं कह रहा हूं ये पहली बात तो ये है कि कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। बाबर ने नंबर 3 पे रह के बहुत ज्यादा रन किए हैं। बाबर से पूछे बगैर बैटिंग ऑर्डर नहीं चेंज हो सकता बाबर हम्म। का, और आप मेन ठीक प्लेयर है। को आप चेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली अगर पूरा बारिश कोर फिर डिस्टर्ब होगा। नहीं, देखें मैं आपको यही चीज बताने लगा हूं ना कि अगर बाबर से उन्होंने बात की थी, तो फिर बाबर एग्री ना करता कि जी नहीं मैं नहीं ओपन करूंगा, मैं नंबर 3 पे रहूंगा, ठीक है। हम्म। बाबर ने एग्री किया है, तो फिर बाबर को उस तरीके से डिलीवर करना चाहिए कि यस। हेलो, जी जी, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ जी। जी जी उमर भाई। मैं कह रहा हूं अगर बाबर ने इस चीज को एग्री किया है कि ठीक है जी मैं एज ए ओपनर खेलूंगा, तो फिर बाबर को एज ए हम्म। सीनियर प्लेयर उस तरीके से डिलीवर करना चाहिए कि अपना जी। इंटेंट पॉजिटिव रखना चाहिए, चाहे कुछ भी परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। एज ए प्लेयर उसको कोई भी बाहर नहीं कर सकता। जी। अगर वो कुछ भी ना करे तो उसको कोई भी बाहर नहीं कर सकता। लेकिन क्या है, अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप 300 प्लस रन चेस कर रहे हैं, अगर आप इतने सीनियर प्लेयर टीम में बन गए हैं, आपको अपना माइंड चेंज थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर आप ओपनर आए हैं, तो आपको सर्कल को भी यूटिलाइज करना पड़ेगा और टीम हम्म। को साथ लेके भी चलना पड़ेगा। अगर इसमें आपने उमर पहले भाई मैच अगर हम स्ट्राइक रेट तो की बात करते हैं तो उनका लेथम का स्ट्राइक रेट 100+। विल यंग की बात करें तो उसका 90s के अंदर है। फिर हम देखें ग्लेन फिलिप का जो स्ट्राइक रेट था वो 160 था। हमारा देख लें, रिजवान का 23, बाबर का 70-60, इसी तरह फखर का जिससे एक ही बंदा है जिसे इम्पैक्ट प्लेयर कहते हैं हम, उसका भी आज 60s के अंदर। तो ये अब आप 300+ चेज कर रहे हो और इस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हो, वो खुशदिल ने और सलमान अली आगा ने 140 और 150 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले। ये जो डॉट बॉल और स्ट्राइक रेट का मसला, ये तो आपको लगता नहीं कि हमने 4-5 एक तरह के बैटर सारे रख लिए हैं, जिसमें सऊद भी है, बाबर भी है, रिजवान भी है, और सम हाउ सलमान अली आगा भी एक तरह खेलते हैं। मैं सिर्फ आपसे यही चीज कहने लगा था ना कि देखें 300 प्लस जब चेस करना होता है ना, थोड़ा आपका इंटेंट पॉजिटिव होता है। ओपनर्स जी। का नंबर 3 का नंबर 4 जो बैट्समैन होते हैं ना, उनका होता है कि अगर अर्ली ऑन 2 आउट भी हो गया ना, तो अगर हम 300 प्लस चेस कर रहे हैं हम लोग, हमने पहले 10 ओवरों में 50 प्लस करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इस तरह की बैटिंग विकेट है, अगर आप पहले 10 ओवरों में 50 रन या 50 रन प्लस नहीं करेंगे तो आप कैसे जीत सकते हैं, मुझे आप खुद बताएं। जो हमने इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीता 350 प्लस वाला, मुझे आप ये बताएं उसमें पहले 10 ओवरों में तो 50, इसलिए तो बहुत आसानी से चेज हो गया। इसमें आज के मैच में पहले 10 ओवरों में आपका 25 स्कोर था, 2 आउट थे, आपका वो टेंट था ही नहीं। बाबर बिल्कुल ही उसने ठक्का लगा लिया कि यार मैं अब सरवाइव हम्म। करूं टीम को साथ लेकर। भाई आप सीनियर प्लेयर हो, आपको बड़ा कैलकुलेट सा चांस लेना पड़ता है। जी। अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव खेलते वहां पे, चले मैं ये नहीं कह रहा कि बाउंड्रीज मारे, आप स्ट्राइक रोटेट करें, जो भी आपके साथ हम्म। आए आप उसको बोलो कि अभी कुछ भी नहीं करना। अगर भाई 6.5 की एवरेज है, 7 की एवरेज है, अभी हमने कुछ नहीं करना, अभी हमने सिर्फ मैक्सिमम
कोशिश करनी है कि भाई हमने हर बॉल पे सिंगल करना है, 6-6 7-7 लेके चलना है हमने साथ-साथ। जी। एंड में जब सेट होंगे उसके बाद हम देखी जाएगी। अब बाबर पहले ओवर हम्म। में अंदर आया है, उसके बाद वो 34वें ओवर में आउट हुआ है। 90 बॉल खेल के उसने 64 रन्स किए हैं। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, एज ए सीनियर प्लेयर उसको ये क्या इनिंग्स ये सूट करती है? आप 300 प्लस चेस कर रहे हैं उसके, अगर हम्म। चले मैं कह रहा हूं कि उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, अल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यार चलो उसके बल्ले में बॉल आना शुरू हो गया। एज ए हम्म। सीनियर प्लेयर उसका काम बनता था ना कि भाई अगर मेरे साथ आउट हो गए हैं, ऊपर से आउट हो गए हैं, आगा सलमान है, आगा सलमान को आते ही चांस मिल गया, जीरो पे हम्म। उसका स्टंप छूट गया, उसने इम्प्रोवाइजेशन की, जी। वो हमारा स्कोरबोर्ड चलने लग गया। तो बाबर का काम नहीं हम्म। बनता था उसको बताना कि भाई सबर कर जा, 2 चौके मिल गए हमें, पिछले ओवर में हमें 15 रन मिल गए, हमें 14 रन मिल गए, हमें इस ओवर में अगर हम 6 भी कर लें या 5 भी कर लें, 2 ओवर का स्कोर हमारा पूरा हो गया है, सबर कर। जी। ठीक है, ऊपर से आगा सलमान वाइस कप्तान टीम का, हम्म। ठीक है, आगा सलमान को ये हिट मारना चाहिए था, मुझे आप खुद बताएं। चले अगर वैसे ही है। आगा सलमान आउट हो गया, उसके बाद तैयब ताहिर आया। तैयब ताहिर वो भी क्या बेवकूफी कर रहा है कि दूसरी बॉल पे आम बॉल उसने की, आगे वाली बॉल को वो तीसरी इनिंग्स बिल्कुल। होगी है कि वो एक ही जगह पे आउट हो रहा है। एक ही जगह पे आउट हो रहा है, उसके प्रीवियस मैच में भी इधर ही आउट होता रहा है, जितने भी वो उसके आप तीसरी देखेंगे तो इनिंग्स होगी 80% है, उसी शॉट पे आउट हो रहा तीसरी इनिंग्स होगी है, वो एक ही जगह पे आउट हो रहा है। क्या है। बैटिंग कोच क्या कर रहा है वहां पे कि भाई उसको क्यों क्यों हम्म। नहीं बता रहा कि भाई कैसे खेलना है? मुझे एक बात ऐसे ही बताएं। है। और उसके बाद अगर चलो कोई साथ वाला बैट्समैन सिंगल कर रहा है, तो बाबर 3 बॉल डॉट खेल के चौथी पे सिंगल कर रहा है, ऑटोमेटिकली प्रेशर प्रेशर तो साथ आएगा। वाले पे भी आ रहा अच्छा है, उमर भाई, जो दो बाहर दो बैठे लास्ट हुए हैं। बातें पूछना चाहूंगा कि एक तो कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बनना शुरू होगी। अभी आपका एक रिसेंट इंटरव्यू था टीवी चैनल पे जिसमें आपने कहा कि मैंने बाबर को बोला था कि लेके चले ताकि लड़कों को कुछ बनाए और आपको भी चांस दे ताकि तुम भी लंबा चलो। बट उसके ऊपर बड़ी एक कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे उसके वाले से कुछ कहना चाहें? क्या बात हुई थी, क्या कहना चाह रहे थे आप, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया उसी बात को लेके बात कर रहा है जी। क्या बात कर रहा है? मैंने देखिए अपनी एक सच्ची बात की है, और मैं कभी भी झूठी बात करता नहीं हूँ, और ना मैंने कभी की है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमेशा अपनी परफॉर्मेंस पे खेला हूँ और कोई गलत बात नहीं की। अल्लाह का शुक्र है, परफॉर्म किया हुआ था मैंने उस टाइम, और मुझे ज़रूरत भी थी क्रिकेट की, और ये उस वक़्त पाकिस्तान टीम का कप्तान था 5 साल से, तो मैंने कोई बुरी बात तो नहीं की उससे। और मैंने उससे ये भी बोला था कि भाई मैंने परफॉर्म किया हुआ है, मेरी परफॉर्मेंस उमर सही भाई, है, और आवाज कुछ आपकी डिस्टॉर्ट हो गई है, शायद वो बारिश हो रही है लाहौर में, उस वजह से शायद सिग्नल। दोबारा प्लीज आप बोलिएगा प्लीज। मैंने कोई गलत बात थोड़ी की है, मैंने तो बिल्कुल सच्ची बात की है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने हमेशा सच्ची बात की है। अगर कोई मेरे पे इल्ज़ाम भी लगाता है तो मैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं उसको डिफेंड भी करता हूँ। इसमें कोई 2 नंबर बात नहीं है, और ना कोई उल्टी-सीधी मैंने उससे बात की है। मैंने उस साल परफ़ॉर्म भी किया हुआ था। ये तो मैं इस साल नहीं फर्स्ट क्लास खेला, इससे पहले जितनी भी मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ, जैसे मैंने पहले बोला कि मेरी लाइफ़ के, मेरे करियर के पीक 7 साल ज़ाया किए गए हैं। कौन पूछने वाला है? सिर्फ़ इस साल मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, पिछले 6 साल का आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख लें, कि भाई मैंने कैसा परफ़ॉर्म किया है। तो क्या मैं कप्तान को, है वो मेरा जूनियर प्लेयर, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान टीम का जी। कप्तान बना है। अगर वो मेरा जूनियर प्लेयर है, तो मैं क्या उससे बात नहीं कर सकता कि कर भाई सकते मैंने हैं बिल्कुल। परफ़ॉर्म किया हुआ है, मुझे मैंने परफॉर्म किया हुआ है, मुझे एक एक चांस मिलना चाहिए। मैं परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं हुआ था, उसको भी पता है, आप लोगों को भी पता है, लोगों को भी पता है कि भाई मैं किस बेस पे मुझे बाहर निकाला गया था कि भाई मान जाओ हम तुम्हें वापस ले आएंगे। मैंने कहा भाई मैंने जब ये काम किया ही नहीं है, मैं कैसे मान जाऊं? मैंने अपने केसों को डिफेंड हम्म। किया, सारा कुछ किया। सिर्फ प्रॉब्लम ही यही है कि भाई मैंने केस लड़े क्यों है, मैं माना क्यों नहीं बाकी प्लेयरों की तरह? जी। भाई जब अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उन चीजों से भी सुरखरू किया है। जो ऐसे ही है। पीसीबी में लोग बैठे हुए हैं, जो पीसीबी में लोग बैठे हुए हैं, उनको ये चीज हजम ही नहीं हुई कि भाई कल का हम्म। बच्चा हमसे सारे केस जीत के चला गया। जब ये हम्म। पहली 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 तारीख पे आया था, हम इसके पास वकील नहीं था, हमने इस पे पता नहीं क्या कुछ कर कुर के हमने 3 साल का बैन कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसने रीओपन करवाया सारा केस, सारे केस ये सारे अल्लाह का शुक्र है जीत गया, स्विट्जरलैंड तक ये जीत गया केस। सिर्फ हम्म। मेरी गलती ये है कि मैंने अपने केसों को डिफेंड किया है।
और जो आप जी। बात कर रहे हैं कि यार मैंने बाबर से कहा, मैंने बिल्कुल बोला था बाबर से, इसमें कोई 2 नंबर बात नहीं है। मैंने बाबर से बोला था कि भाई आप पाकिस्तान टीम के कप्तान हो, अगर आप मुझे साथ लेके चलोगे, मेरी परफॉर्मेंस है, ऊपर से आप अच्छा कर रहे हो, आपके पास नीचे मिडल ऑर्डर में फिनिश करने वाला कोई नहीं है। उस कोई नहीं वक़्त है, हाँ जी। आपको भी पता है कौन-कौन मिड उस वक़्त आपको भी पता है कि मिडल ऑर्डर में कौन-कौन था जो फिनिश नहीं कर पा रहे थे। नहीं, मैंने खुशदिल कहा को मैं चांस दिया, थोड़ा इफ्तिखार था, आसिफ आए, सब आते रहे, कोई कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पाया। अच्छा उमर भाई, लास्ट मैंने क्वेश्चन आपसे मैंने ये है कि बैटिंग की तो हमने आज बहुत बात की, और इंशाल्लाह हम अपने देखने वालों को बताते चले कि मैं और उमर भाई कोशिश करेंगे कि रेगुलरली सेशन रखें मैच के बाद, और आप लोगों तक तमाम आपके उमर हाथ भाई में की है वो। अपडेट। जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े और बताते चले कि हम डेली कोशिश करेंगे मैच के बाद सेशन रखें और आप लोगों तक मैच की अपडेट पहुंचाते रहे, उमर भाई का तबसरा आप सुनते रहेंगे। उमर भाई, लास्ट क्वेश्चन ये आज का कि बैटिंग के तो हमने बहुत बात कर ली, ये बॉलिंग हमारी क्या हो गया? ये 1.5-2 साल में जो दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी 5-6 डेकेड से, हमेशा हमें 80% जिताती बॉलिंग थी, ये दुनिया की वर्स्ट बॉलिंग लाइनअप हो चुकी है। ना हमसे शुरू में आउट होते हैं, मिडिल ओवर में आउट होने का मसला बहुत ज्यादा हो गया है, टेस्ट में हमसे टेल आउट नहीं होती, और डेथ में अब जिस तरह मार पड़ती है हमें, हमारे बॉलर को, शाहीन को, नसीम को, हारिस को देख लें, इस तरह मारा जाता है जैसे क्लब के लड़के हैं, ये क्लब में भी शायद बेहतर बॉलिंग करते होंगे। ना ये एंगल क्रिएट करते हैं, ना स्लोअर बाउंसर है, ना यॉर्कर है, पेस सबका ड्रॉप हो चुका है। ये आखिर हमारी बॉलिंग को हो क्या गया है? चले सिलेक्शन पे तो हम बात करते रहे हैं, स्पिनर नहीं इन्होंने दो रखे, एक के साथ क्यों गए, ओपनर क्यों नहीं रखा, एक साइम की जगह ओपनर आना चाहिए था, क्यों नहीं रखा, वो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर हम पहले भी बात की है, अभी भी करेंगे। लेकिन ये बॉलिंग को क्या हो गया हमारे, ये जो हमारे 3 बेस्ट बॉलर थे, इनकी बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे लास्टली आप? मैं इनकी बॉलिंग के हवाले से यही बोल सकूँगा कि जो वहाँ पे बॉलिंग कोच है, जैसे मैंने पहले बोला है, उसको बात करनी चाहिए कि भाई आपका जो प्लान है वो नहीं कामयाब हो रहा। अगर अब आप मेरे कहने पे, मेरे प्लान के मुताबिक बॉलिंग करोगे, तो ज़्यादा अच्छा है। चाहे वो शहनशाह है, नसीम है, हारिस रऊफ है। देखिए, शहनशाह, नसीम शाह हमारे पास हमेशा से अटैकिंग बॉलर रहे हैं। ऊपर से उन्होंने अगर विकेटें लेके दी हैं, तो हमारे लिए बहुत आसानी पैदा हुई है। ठीक है, अगर वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उस तरह आउट वो नहीं कर रहे, तो फिर उनको एक अच्छी लाइन को हिट करना चाहिए, जैसे न्यूजीलैंड के बॉलरों ने अच्छी लाइन को हिट किया और उनको विकेटें भी मिली और उन्होंने कंटेन भी किया। ठीक है? हम्म। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि भाई आपके पास अगर डेथ बॉलिंग आपसे नहीं हो रही, आप कप्तान के साथ बैठो, डिस्कस करो कि भाई हारिस रऊफ को ये चाहिए कि भाई रिजवान मेरे से डेथ बॉलिंग नहीं हो रही, ठीक है? अगर आप करवाना चाह रहे हो मैक्सिमम मेरे से 2 ओवर करवाओ, 3 तीसरा या चौथा ओवर मत करवाओ, मुझे बीच में फिनिश करवा दो, ठीक है? हम्म। ये सारा जी। कुछ होता है कप्तान के साथ प्लानिंग करने से, ठीक है? अगर आपके पास बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर है और आप ट्राई कर रहे हो यॉर्कर की, आप 6 के 6 यॉर्कर कभी भी नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूँ एज़ ए बैट्समैन, जब मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर होता है ना, तो फिर मेरा कोई दिल नहीं करता ये रिवर्स स्वीप मारने को या हट के कट मारने को। मुझे ये पता है कि यार इसका 6 बॉलों में से ना 1 ही यॉर्कर होगा या मैक्सिमम 2 यॉर्कर होंगे, नहीं तो फुल टॉस होगी या हाफ वॉली हो जाएगी, मेरी आधी भी लगेगी, सर्कल के ऊपर से चली गई, चौका छिक्का मिल जाना है मुझे। जब आपके ये दोनों फील्डर पीछे होंगे, मिड ऑन मिड ऑफ मिड विकेट, तो आप यॉर्कर करेंगे ना, तो फिर एज ए बैट्समैन आप डिफरेंट चीज ट्राई करते हैं, पेडल स्वीप जी। मारते हैं, रिवर्स स्वीप मारते हैं, जैसे फिलिप्स पेडल स्वीप मारते हुए आउट हो गया। आप मुझे ये बताएं, हम्म। उससे पहले बिल्कुल मिड ऐसे ही है। ऑफ ऊपर थी, उसने सामने मिड ऑफ ऊपर थी, उसने सामने चौका मारा। रिजवान हम्म। जबरदस्ती वो पीछे फील्डर लेके गया, थर्ड मैन ऊपर लेके आया, उसने पैडल स्वीप उल्टा कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की, आउट आउट जी। मिल गया उसको। ये हम्म। डिपेंड करता है बॉलरों पे, बॉलर अपना दिमाग कैसे यूज करते हैं। मेरा बिल्कुल कहने का ठीक है। मतलब ये है कि भाई अगर डेथ बॉलिंग कर रहे हो तो अपनी एग्जैक्ट फील्डिंग खड़ी करो। हाँ, उस पे चौका पड़ जाए, छिक्का पड़ जाए, कोई मसला नहीं है, हम्म। लेकिन उस तरह की बॉलिंग भी तो करो ना यार। अच्छा उमर भाई, लास्ट क्वेश्चन ये है कि बाकी चीजें तो हम आगे इंशाल्लाह आपसे जरूर करते रहेंगे डिस्कशन। लास्ट ये बताइए कि हमें बाबर की कप्तानी में नजर आता था कि बाबर अटैक नहीं करता था, आउट करने के बाद फील्ड खोल देता था। रिजवान की जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने एज ए कैप्टन ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में देखी, थोड़ा सा अटैकिंग नजर आई, बट ट्राई नेशन में और अभी हमें बड़े लैप्सेस नजर आए, बड़े लूप होल नजर आए।
आप क्या रिजवान की कप्तानी से सेटिस्फाइड है, या आपको लगता है कि ये एक जस्ट एक वो जैसे कहना चाहिए कि रेगुलर किस्म की जिस तरह आम कप्तान कप्तानी करते हैं, कोई विजन या कोई प्लानिंग नजर आई है या नहीं आई आपको? देखें, पहली बात तो ये है कि बाबर ने की है 5 साल कप्तानी। अभी रिजवान को मेरा ख्याल है 3 से 4 सीरीज हुई हैं कि वो कप्तान बना है। इतनी जल्दी ऑब्जर्व करना, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैंने कभी रिजवान को डोमेस्टिक में भी कप्तानी करते हुए नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि मैं भी स्विगेस में था, ये भी था। मैंने स्विगेस की बड़ा अरसा कप्तानी की है। हफीज भाई करते रहे हैं, मिसबा भाई करते रहे हैं। फिर उसके बाद मैं वापडा की कप्तानी करता रहा हूँ। यूपीएल में मैं वाइस कप्तान था, शान वहाँ पे कप्तान था। तो मैंने इसको डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी कप्तानी करते हुए नहीं देखा रिजवान को, टू बी ऑनेस्टली बात बताऊं। ठीक है, अभी उसको क्रिकेट खेल के सारा कुछ आइडिया हो गया होगा कि भाई कप्तानी कैसे, लेकिन अभी मुझे कहना कि भाई ये एग्रेसिव कप्तान है, ये करना है, या ये अच्छा कप्तान है, इस बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकूंगा। हाँ, अगर आपने जितना बाबर को टाइम दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाबर को आपने 5 साल दिए हैं, तो 5 सालों में मेरा ख्याल है कि बाबर अगर चाहता तो 3 टीमें बना सकता था। हम्म। 3 टीमें बिल्कुल बना ऐसे ही है। सकता था कि भाई अगर वो हम्म। कप्तानी छोड़ता या कुछ भी छोड़ता। जिंदा मिसाल आपके सामने देखे, हमारा जो हमसाया मुल्क है, धोनी, आपके सामने वो कितना बड़ा कप्तान है। बिल्कुल उसने ऐसे ही अगर कप्तानी उसके पास कप्तानी थी, उससे पहले सौरभ गंगुली थे, वो कप्तान बने, उन्होंने कैसी टीम बनाई, पूरा माइंड उन्होंने चेंज किया। चेंज किया। धोनी को यस। कप्तान धोनी को कप्तान बनाया, धोनी ने पूरा अपना माइंड चेंज किया, प्लेयरों का माइंड चेंज किया। धोनी ने जब कप्तानी छोड़ी, विराट को दी, विराट को नहीं समझ में आई, उन्होंने रोहित को दी, रोहित जी। ने देखे क्या टीम बनाई। अब धोनी ने अगर रिटायरमेंट दे दी है, आप खुद बता दें, अगर धोनी जैसा बंदा पाकिस्तान में होता, क्या वो क्रिकेट छोड़नी थी? उसने कहना था हाँ, कि नहीं यार, मैंने नहीं छोड़नी। ऐसे विराट ही है। जैसा बंदा पाकिस्तान में होता, उसने T20 क्रिकेट छोड़नी थी, उसने कहना था कि नहीं भाई, मैं क्यों छोड़ूं, क्रिकेट हम्म। हमारे साथ होती इतनी जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि भाई अगर आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, ताकत दी है, आपको इस तरह की सहूलत से नवाजा कि भाई आपके पास पाकिस्तान आपके अंडर है, आपको पाकिस्तान की कप्तानी दी गई है, तो भाई आपने टीम बनानी है। हम्म। आपने बिल्कुल मैक्सिमम ऐसे ही। मैक्सिमम अगर आप कप्तानी छोड़ें, तो आपके साथ कोई बंदा खड़ा हो कि भाई हम्म। अल्लाह हाफिज, इसको मैंने तैयार कर दिया है, मुझे अब मैंने बड़ी टेंशन वाली क्रिकेट खेल ली है, अब मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी क्रिकेट को एंजॉय करना है, इसको कप्तान बना दो, कोई हम्म। मसला होगा लेकिन तो मैं उमर भाई इसको गाइड करता अनफॉर्चुनेटली रहूंगा। ना हमारे वो बोर्ड के अंदर ऐसे लोग हैं विजनरी जो लेके आए, और पाकिस्तानी कल्चर ऐसा है कि मैं छोड़ने आपको को तैयार ऑनेस्टली ही कोई बात नहीं बता है रहा हूँ किसी ना, जगह पे भी। मैं आपको बात बता रहा हूँ सीरियसली, कि बाबर को चाहिए था कि भाई मैं अब एंजॉय करना चाह रहा हूँ अपनी क्रिकेट को, हम्म। जहां जरूरत पड़ेगी मैं इसको बताऊंगा ये कप्तानी के लिए रेडी है। जैसे धोनी ने विराट को बनाया था, आप यकीन माने कि विराट बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा होता था ना, तो एंड वाले हम्म। ओवरों में धोनी कप्तानी कर रहा होता था, वो जी। विराट बोल देता था। और जैसे ही कुछ होता था ना, तो धोनी उसको इशारा करता था कि भाई इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा, तो वो विराट उसकी हम्म। बात सुनता था। तो इस तरह चाहिए था कि बाबर को, कि भाई अब मेरे साथ कोई कप्तान खड़ा हो, मेरे साथ तीन तीन टीमें खड़ी हो, कि यार अगर मेरी मेन टीम नहीं खेल रही, तो अगर हल्का टूर आ रहा है, तो हमारी बी टीम जा रही है वहां पे या सी टीम जा रही है, तो हमें प्रॉब्लम ना हम्म। हो। अगर इस तरह वो बनाता ना, इसकी भी लाइफ सिक्योर होनी थी, बाकी प्लेयरों की भी सिक्योर होनी थी। जो कि मैं जिंदा मिसाल देता हूँ, सरफराज ऐसे की ही है। देता हूँ। सरफराज अगर चाहता तो सरफराज अभी भी खेल सकता था। जी। जैसे सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी, उसके जी। बाद सरफराज को फिर वही बात आ जाती है कि मैं लोगों को बताऊंगा, लोग फिर वो वैसी बातें करेंगे कि यार ये क्यों ऐसी बातें करता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुई हैं, ये मेरे हम्म। साथ हुई हैं, कि कप्तान चाहे पूरी टीम चेंज कर देता है, ऐसे कप्तान ही है। ना चाहे तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। नहीं, वो कप्तान तो सरफराज बाबर का चाहता हमेशा अभी भी कहा वो जाता है कि कप्तान सबसे रहता, स्ट्रॉन्गेस्ट सरफराज की कैप्टन हर एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का डिसीजन। बना है खान साहब के बाद। जो उसको इख्तियारात दिए गए, जिस तरह उसको सारे कंट्रोल मिला टीम का, वो तो बाबर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कोई बना मैं ही नहीं। आपको मैं आपको यही चीज तो कह रहा हूं। तो बाबर हम्म। को सिर्फ ये चाहिए था कि भाई 3 टीमें बना के खड़ी करता। मैं कभी भी नहीं कह रहा कि भाई बाबर बुरा प्लेयर है, ये मैं तो उसकी कप्तानी पे बात कर रहा हूँ, कि भाई हम्म। बाबर को चाहिए था 3 टीमें बनाता, कहता ये ले सर,
चेयरमैन जो भी है आपका, जो भी अली बेतेज चेयरमैन साहब आ रहे हैं, चीफ सेलेक्टर जो मर्जी आ रहे हैं, चीफ सेलेक्टरों को भी एक मुश्किल में डालता कि भाई अगर ये हल्का टूर है, अफगानिस्तान का टूर है, जिम्बाब्वे का टूर है, तो ये बाबर या चीफ सेलेक्टर खुद कह रहे होते यार ठहर जो यार, जरा हमने बी टीम भेजनी है, आगे अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास प्लेयर स्टैंड बाई पे होने चाहिए।